आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और काफ़ी कमज़ोर लग रही हैं, इनका अच्छे से ध्यान रखें। लग रहा है कि काफ़ी स्ट्रेस ले रही हैं, जो इनके और इनके बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं। डॉक्टर उसे सब बता रही थी और उस्मान की सुई प्रेग्नेंट लफ्ज़ पर अटक गई। वो बोल रही थी कि उसकी तबीयत ख़राब है, फिर भी वो क्या कुछ ना बोलता गया। उसे बार बार घर से फ़ोन आ रहा था। उस्मान ने उन्हें प्रेगनेंसी की खबर सुनाई। उमर 4 साल का हो चुका था। उसके बाद आज उनको ये खबर सुनने को मिली। सभी बहुत खुश थे। रामीन को थोड़ी देर में होश आ गया। उस्मान पास ही बैठा हुआ था। तुमने सुबह का कुछ खाया क्यों नहीं था? वो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला तो रामीन ने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाया। आपको इससे क्या? वो चेहरा दूसरी जानिब करते बोली। उस्मान उठकर बेड पर आ बैठा उसके पास। उसका चेहरा सीधा किया। आई एम सॉरी, मैं गुस्से में बहुत ज़्यादा बोल गया। उसके माथे से बाल पीछे करते वो होले से बोला। रामीन की आंखें भीग गई, आंसू गाल पर बहे। उस्मान, आपको एहसास भी नहीं कि आप हर वक्त जो मुझे बिला वजह के ताने देते हैं, मुझे कितना दुखी करते हैं वो। मुझे लगता है आपको मुझसे अब मोहब्बत ही नहीं रही। रामीन रोते हुए बोली तो उस्मान ने उसके आंसू साफ किए। सॉरी मेरी जान, आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूँगा, प्रॉमिस। और मोहब्बत तो खुद से ज़्यादा करता हूँ, बस तुम्हारे भाई को देखकर गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और सब तुम पर निकल जाता है। मानता हूँ बहुत गलत कर रहा हूँ, आई एम सॉरी। उस्मान उसके चेहरे को दोनों हाथों में पकड़े माथे पर बोसा देते बोला, जो भी वकार ने किया उसमें मेरा क्या कसूर है, और अब आपको भी दिल बड़ा करके उसे माफ़ कर देना चाहिए। वो उठकर बैठते हुए बोली। उसे लगा अभी उस्मान उसकी बात सुन रहा है तो सब बोल दे, वरना उसके मूड का क्या पता। रामीन, आज ये बात बोली है, इसके बाद मैं तुम्हारे मुंह से ये बात ना सुनूं। तुम मेरी बीवी हो और उसकी बहन। अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे सामने अपने भाई की तरफदारी कभी मत करना, और फिलहाल मैं उसका जिक्र ही नहीं करना चाहता। वो सर्द अंदाज में बोलते रामीन को चुप करवा गया। रामीन ने चेहरा झुका लिया और अपने हाथ पर लगी ड्रिप को देखने लगी। अभी फिलहाल मुझे अपनी बीवी के साथ घर में नए आने वाले मेहमान के बारे में बात करनी है, उस्मान ने उसका गाल सहलाते हुए कहा। वो बहुत मोहब्बत भरी नज़रों से उसे देख रहा था। रामीन चौंकी। क्या जो वो सोच रही थी वो सच था? सच में? वो हैरानगी से बोली तो उस्मान ने हाँ में सर हिला दिया। रामीन हल्का सा शर्माई। उस्मान ने उसे खुद से लगाया और एक दफ़ा फिर माफ़ी मांगी। रामीन खुश थी कि बच्चे की बात पर ही सही, क्या पता वो बदल जाए और अब पहले की तरह ताने देना छोड़ दे। रामीन ने उसे बिना कुछ कहे एक मौका दे दिया। 2 घंटे बाद वो घर वापस आ गए थे। वकार सारी रात उस मसले के बारे में सोचता रहा। एक ही हल उसे नजर आया। उसी के बारे में बात करने के लिए वो सुबह सुबह ही हशमत विला पहुंच गया। गाड़ी से निकलकर वो अंदर की जानिब बढ़ने लगा जब बाहर से हशमत साहब अलीजे के साथ वॉक से आ रहे थे। अरे वकार मियाँ, तुम कब आए? हशमत साहब उसे अंदर जाते देखकर बोले। वकार उनकी आवाज़ पर पलटा। सामने वो दोनों खड़े थे। आगा जी अभी आया, चाचू से थोड़ा सा काम था। वकार एक नज़र अलीजे को देखकर बोला, जो उसे इग्नोर किए गार्डन की तरफ देख रही थी। अच्छा, ऑफिस में सब कैसा चल रहा है? हशमत साहब आगे चलते हुए बोले। वकार उनके साथ साथ चलता अपडेट्स देने लगा। वो पिछले 4-5 दिन से अलीजे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, जो अब अलीजे को अजीब लग रहा था। वो बात करना भी नहीं चाहती थी, पर फिर भी चाहती थी कि वो उससे बात करे। वो खुद अपने एहसासात को लेकर कंफ्यूज थी। चलते हुए तीनों अंदर आए। हशमत साहब आगे चलते हुए बोले। वकार उनके साथ चलता सारी अपडेट देने लगा। वो पिछले 4-5 दिन से अलीजे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा था, जो अब अलीजे को अजीब लग रहा था। वो बात करना भी नहीं चाहती थी और फिर भी चाहती थी कि वो उससे बात करे। वो खुद अपने एहसासात को लेकर कंफ्यूज थी। चलते हुए तीनों अंदर आए। आगा जान, मैं चाचू से मिलकर आता हूँ, वो उन्हें सोफे पर बिठाते हुए बोला और तलहा साहब को ढूंढने उनके कमरे में चला गया, जहाँ वो मौजूद नहीं थे। अरूज, तलहा चाचू कहाँ हैं? यूनिवर्सिटी के लिए तैयार होकर अरूज कमरे से बाहर निकली तो वकार ने उसे वहीं रोक लिया। भाई आप कब आए और जैनब को क्यों नहीं लाए साथ? अरूज वकार को देखते साथ बोली। चाचू से काम है, तुम आज खुद आ जाना और जैनब से मिल लेना, वकार ने मुस्कुराकर जवाब दिया। ओके। वो चाचू शायद छत पर गए हैं, थोड़ी देर पहले मैंने उन्हें ऊपर जाते हुए देखा था, अरूज ने उसे बताया। तभी शहीर की आवाज़ें आईं, वो कब से उसे बुला रहा था। वकार उसकी बात सुनते ही ऊपर छत की तरफ गया। छत से भागकर नीचे आती हुई शगुफ्ता बेगम दिखी उसे। चची क्या हुआ? वकार जल्दी से उनके पास आया। उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी। तुम्हारे चाचू ऊपर बेहोश पड़े हैं, वो बताते बताते रो दी। वकार उनकी बात सुनता ऊपर भाग गया। शगुफ्ता बेगम की बात अरूज भी सुन चुकी थी। घर में अफरा तफरी फैल गई। चाचू उठे।
वकार ने उनका चेहरा थपथपाया पर वो बेसुध पड़े रहे बेहोश। बाबा को क्या हुआ? उस्मान और शहीर ऊपर आ गए। तीनों ने मिलकर तलहा साहब को नीचे लेकर आए और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल की तरफ भगाना शुरू किया। या अल्लाह, ये मेरे बच्चों की जिंदगियों में क्या हो रहा है? कोई ना कोई बीमार पड़ रहा है, उन्हें अपनी हिफाजत में रख। हशमत साहब वहीं सोफे पर बैठे बोले, अभी रात को ही तो रामीन अस्पताल से आई थी। तलहा साहब को जाते ही चेक किया गया। उनका बीपी काफ़ी हाई था जिसकी वजह से बेहोश हुए, जो कि टेंशन की वजह से हुआ था। डॉक्टर ने उनका ट्रीटमेंट किया। अगले एक घंटे में वो होश में आ चुके थे। उस्मान और वकारी उन्हें हॉस्पिटल लाए थे। उनके पीछे शहीद, शगुफ्ता बेगम और उनके साथ अलीज़े भी आ गए। शगुफ्ता बेगम रोती जा रही थी मुस्तकिल। चाचू, डॉक्टर बोल रहे हैं आपने कोई टेंशन ली है। क्या बात है? उस्मान डॉक्टर से मिलकर आया तो अंदर कमरे में दाखिल होते ही बोला। तलहा साहब ने वकार की तरफ देखा। अभी इनसे सवाल जवाब ना करो, इनकी तबीयत पहले ही ख़राब है। वकार दरमियान में पड़ते हुए बोला। तभी शहीर लोग अंदर दाखिल हुए। शगुफ्ता बेगम रोते हुए तलहा साहब का हाथ पकड़कर बैठ गए। शगुफ्ता, मैं ठीक हूँ, रो मत, बस बीपी हाई हुआ था और ये सब तो पहले भी होता है। तलहा साहब ने उनके हाथ पर अपना ड्रिप लगा हाथ रखते हुए कहा, पर वो रोए जा रही थी। चची चुप हो जाएं, चाचू बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर में एकदम खड़े हो जाएंगे और आपके साथ घर जाएंगे। और चाचू, किसी भी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको, हर मसले का हल ज़रूर होता है। ठंडे दिमाग से सोचें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी यूं चुटकी बजाकर हल हो जाती है। वकार शगुफ्ता बेगम को समझाते हुए तलहा साहब की तरफ देखकर बोला, जिन्होंने हाँ में सर हिलाया। इसको हर जगह अब मेहमान बनना है। उस्मान उसकी इतनी इन्वॉल्वमेंट पर चिढ़ते हुए बोला, चाचू मेरी बहुत अहम मीटिंग है, माज मेरा बाहर वेट कर रहा है, आप रेस्ट करें, वैसे भी रात तक छुट्टी मिलेगी, मैं तब तक आ जाऊंगा। उस्मान अपने मोबाइल पर मुआज की मिस कॉल देखते हुए बोला। तलहा साहब ने हाँ में सर हिला दिया। 2 घंटे बाद उन्हें एक और ड्रिप लगाई गई। वो चारों तलहा साहब के पास थे। चची आप घर जाएं, मैं चाचू के पास हूँ, आपकी खुद की तबीयत खराब हो जाएगी। शहीर, तुम चची और अलीज़े को लेकर घर जाओ, मैं चाचू के पास यहीं रुकूंगा। वकार उन सबको देखते हुए बोला। इतने दिनों बाद उसके मुंह से अपना नाम सुनने पर अलीज़े ने गर्दन उठाकर उसे देखा। मैं ठीक हूँ, शगुफ्ता बेगम ने नफ़ी में सर हिलाते हुए कहा। वो तब की वहीं बैठी हुई थी। अरे ऐसे ही तो इनको हमारे घर का रोमांटिक कपल नहीं कहता मैं। देखो, ऐसी बीवी तो किस्मत वालों को मिलती है, जैसी हमारे प्यारे चाचू को मिली। कितनी फिक्र है इन्हें, कितनी मोहब्बत करती हैं, नज़र ही ना लग जाए। शहीर अब कितनी ही देर चुप करके बैठ सकता था भला, आखिर को उसकी ज़ुबान पर खारिश होने लगी थी। शगुफ्ता बेगम ने उसे घूरा तो सभी के होंठों पर दबी दबी मुस्कुराहट उभरी। हाँ, मेरे शोहर हैं तो मैं फ़िक्र क्यों नहीं करूँगी। हमेशा हमेशा इन्होंने मेरी फ़िक्र की, अपनी मोहब्बत हर मोड़ पर महसूस करवाई। अब जब इनको मेरी ज़रूरत है तो मैं क्यों ना आऊँ। सच्ची मोहब्बत तो किस्मत वालों को ही नसीब होती है। शगुफ्ता बेगम ने मोहब्बत भरी नज़रों से अपने शोहर की तरफ देखा। उनकी बात पर तलहा साहब की आंखें हल्की सी नम हुई। सही कहा चची, सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को ही नसीब होती है, वरना बदकिस्मत लोगों की झोली में तो झूठी मोहब्बत के पत्थर ही मिलते हैं। अलीज़े वहीं बैठे बोली। सभी ने उसकी बात सुनी। शगुफ्ता बेगम ने वकार की तरफ देखा जो अलीज़े की बात पर उसी को देखने लगा था। बिल्कुल ठीक कहा चची जान, सच्ची मोहब्बत तो किस्मत वालों को मिलती है, पर कभी कभी मिलने में देर हो जाती है। पर अगर देर हो जाए उसके बाद आप खुद उस मोहब्बत को जाने दो तो आप बेवकूफ़ हो। वकार ने अलीज़े को ही देखते हुए उसी के अंदाज में जवाब दिया। वो चुप होकर रह गई। मेरी प्यारी अम्मी जान, बाबा तो ठीक हो जाएंगे, पर अगर आपने वक्त पर खाना ना खाया तो आपकी तबीयत ज़रूर ख़राब हो जाएगी, जो यकीनन मेरे वालिद साहब नहीं चाहते। क्यों बाबा, फिर आपकी हसीन बीवी को ले जाऊं? शहीर माहौल को ठंडा करने के लिए हल्के फुल्के अंदाज में बोला। शगुफ्ता बेगम को भी अब इनकार करना ज़रूरी ना लगा। वो तलहा को हिदायत देती उठ खड़ी हुई। अलीज़े भी अपनी जगह से खड़ी हुई और उनके पीछे बाहर चली गई। वकार उसे जाते हुए देख रहा था। मामला अभी भी ख़राब ही लग रहा है। तलहा साहब ने वकार को यूं खोए हुए अंदाज में खड़े देखा तो बोले। वो फीका सा मुस्कुरा दिया। मेरी ज़िंदगी में आज तक कुछ ठीक हुआ है जो अब होगा? वो जैसे खुद पर हंसते हुए बोला। सब ठीक हो जाएगा। तलहा साहब उसे यूं टूटा हुआ देखकर बोले। मेरी छोड़ें, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैंने मसले का हल ढूंढ लिया है। बाकी के 50 लाख मैं दूंगा। उस बंटी को मैं खुद देने जाऊंगा, आप नहीं जाएंगे, और हशमत विला के पेपर्स भी ले आऊँगा। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। वकार ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा। कौन बंटी और कैसे 50 लाख और हशमत विला के पेपर्स कहाँ हैं?
तलहा साहब कुछ बोलने लगे थे, तभी दरवाज़ा जो कि पहले ही थोड़ा सा खुला था उसे मुकम्मल खोलकर अलीज़े अंदर दाखिल होते हुए बोली, वो अपना मोबाइल यहीं भूल गई थी। वही लेने वो वापस आई जब उसके पाँव वकार की आवाज़ पर थम से गए। उसको अपने सामने देख दोनों परेशान हुए। कुछ नहीं, काम की बात हो रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो, घर नहीं गई? वकार ने जल्दी से बात बदलना चाही। वकार, आप चुप करके बैठ जाएं। और चाचू, ये सब क्या बात हो रही थी? सच बताना, वरना आगा जान को अभी जाकर सब बता दूंगी मैं। अलीज़े को वकार का बात बदलना अच्छा नहीं लगा था। बताता हूँ, तुम शहीद लोगों को जाने का बोल दो। तलहा साहब ने उसे सब बताने का फैसला किया, क्योंकि अब जान तो छूटने वाली थी नहीं उससे। अलीज़े ने वैसा ही किया। अब बताएं। वो कुर्सी घसीट कर उनके पास बैठते हुए बोली। तलहा साहब ने उसे सारी बात बताई, जिसे सुनकर अलीज़े का मुंह खुला का खुला रह गया। इतनी बड़ी बात हो गई और आपने किसी को बताना भी मुनासिब नहीं समझा। आप हमें अपना नहीं मानते? अलीज़े उनकी बातें सुनकर नम लहजे में बोली। अपने ही घर से पैसे चोरी करके किसी गैंगस्टर को देना, तुम्हें क्या लगता है उसके बाद मैं कुछ बता पाता? खुद की नज़रों से ही गिर चुका हूँ। वकार ने तो उस दिन उनको देख भी लिया था, वरना मैं इसे भी ना बताता। तलहा साहब जैसे खुद पर हंसकर बोले, चाचू रिलैक्स, मैं हूं ना, मेरे पास पैसे हैं, वही उनके मुंह पर मारकर हम पेपर्स ले आएंगे। वकार ने उनके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, यह इतना आसान भी नहीं है। मैंने उस बंटी के बारे में पता करवाया है। वो बहुत से लोगों को ऐसे ठग चुका है। पहले उन्हें पैसे देता है, उसके बाद उनसे प्रॉपर्टी के पेपर्स लेता है कि जब पैसे वापस दोगे ले जाना। उसके बाद वो पैसे देने के बावजूद पेपर्स देने से इनकार कर देता है। तलहा साहब गहरा सांस लेकर बोले, तो अब क्या करें? अगर पैसे लेकर भी उसने पेपर वापस ना दिए तो क्या करेंगे? अलीज़े परेशान हुई। करना क्या है, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तब टेढ़ी कर लेंगे। वकार हल्का सा मुस्कुराकर बोला। मतलब? अलीज़े को समझ ना आई बात। चाचू, 1 हफ्ता तो हमारे पास है। 2 दिन में न्यू कलेक्शन की लॉन्च का इवेंट है, उसको ख़त्म करके अगले ही दिन उनको पैसे देकर पेपर्स वापस ले लेंगे। तब तक मैं उनका सारा कच्चा चट्ठा निकलवाता हूँ। पूरे प्लान के साथ हम जाएंगे वहाँ। वो अपने दाएं पाँव को हिलाते हुए कुछ सोच कर बोला। अलीज़े को खुद का इग्नोर होना बहुत बुरा लग रहा था। वो दोनों तलहा साहब के पास ही रहे। रात को उनको डिस्चार्ज मिला। वकार उन्हें घर छोड़कर फ़ौरन वापस चला गया। उसको अब प्लान भी तैयार करना था। वकार जल्दी जल्दी में नाश्ता किए घर से निकला। आज का दिन बहुत मसरूफ़ रहने वाला था, क्योंकि आज उनका इवेंट था। सभी मॉडल्स ड्रेसेस पहनकर तैयार हो रही थी। अलीज़े उनको सारा चेक कर रही थी कि सारा काम परफेक्ट हो। लोग आना शुरू हो चुके थे। रिपोर्टर्स भी पहुंच चुके थे, जिन्होंने ये सब कवर करना था। जो मॉडल मुकम्मल तैयार होती जा रही थी, उसका फ़ोटो शूट शुरू हो चुका था। उस्मान वहाँ खड़ा फ़ोटोज़ देख रहा था और एंगल बता रहा था। किस तरह की फ़ोटोज़ उन्हें चाहिए वो सब फोटोग्राफर्स को समझा रहा था। वकार बाहर मैनेजमेंट का सारा काम खुद करवा रहा था। आधे घंटे में इवेंट शुरू होने वाला था। हशमत साहब अशरफ साहब के साथ पहुंच गए। मेरी बात सुनो, सबसे पहले अनाउंसमेंट होगी, उसके बाद एक एक करके मॉडल्स आएंगी। मॉडलिंग के आखिर में शो स्टॉपर आएगी। उसके बाद डिज़ाइनर्स के नाम लेना, साथ में कभी गाने बजाना जो बताए हैं, और कभी लाइट सा म्यूज़िक। वकार मुआज जो कि शो का आगाज़ करने वाला था, डीजे को सब समझा रहा था। ओके, मैं देख लूँगा, तुम्हें समझाने की ज़रूरत नहीं, मुआज उखड़े अंदाज में बोला और पलट गया। जाकर स्टेज के एक साइड पर खड़ा हुआ जहाँ पर सब मॉडल्स वॉक करनी थी। एक गड़बड़ हो गई है सर। तभी वकार के पास एक लड़की आकर बोली। वकार ने उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी देखकर पूछा, वो सर आप प्लीज़ मेकअप रूम में जाकर खुद देख लें। उस लड़की से बोला ही नहीं जा रहा था। वकार मेकअप रूम की तरफ बढ़ा, जहाँ 2 मॉडल्स का मेकअप हो चुका था। दुपट्टा सेट हो रहा था। वो दोनों आखिरी थी, बाकी सब तैयार थी। क्या हुआ? वो अंदर दाखिल हुआ तो सामने अलीज़े का चेहरा रोने वाला हो चुका था। बाकी सब भी परेशान थे। गलती से हो गया, जानबूझकर नहीं किया, अलीज़े हकलाते हुए बोली। वकार ने शो स्टॉपर मॉडल की तरफ देखा, जिसके ड्रेस पर मेकअप किट जैसे उंडेल दी गई थी। उसका ड्रेस का सामने का हिस्सा काफ़ी ख़राब हो चुका था। परेशानी वाली बात यह थी कि उस ड्रेस का लाइट पिंक कलर था, मुकम्मल काम हुआ था। पिंक कलर की घेरदार फ्रॉक थी। इसका कोई हल है? वकार ने इतने खूबसूरत ड्रेस का सत्यानाश होते देख सब्र का घूंट भरते पूछा। अभी अगर वो गुस्सा करता तो उसका हल ही ना निकाल पाता। अपने गुस्से को पीते उसने पूछा,
बाहर शो शुरू हो चुका था, उनके पास वक्त बहुत कम था। सर ड्रेस सामने से ख़राब हुआ है, इसका क्या हल निकाल सकते हैं, समझ नहीं आ रहा, मेकअप आर्टिस्ट ने कहा। दूसरी मॉडल फ़ोटो शूट करवाने जा चुकी थी क्योंकि वक्त बहुत कम था और पहले ही देर हो चुकी थी। वो वकार मैंने जानबूझकर नहीं किया, वो बस अपनी रिंग पकड़ रही थी, नीचे से खड़ी हो रही थी कि मेकअप किट खुली थी। पता नहीं कैसे वो इस पर गिर गई और सब खराब हो गया। मैंने सब खराब कर दिया, अब क्या होगा, बाहर कैसे जाएंगे। अलीज़े का चेहरा पीला पड़ चुका था, वो हल्का सा कांप रही थी। आज पहली बार उसे इतनी बड़ी गलती हुई थी। रिलैक्स अलीज़े, मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। वकार ने उसे यूं रिएक्ट करते देख कर कहा ताकि वो ज़्यादा टेंशन ना ले। हम इसके दुपट्टे का किसी तरीके से सेट नहीं कर सकते जिससे ये निशान छुप जाए। वकार मेकअप आर्टिस्ट की तरफ पलटते हुए बोला, दुपट्टा तो पीछे ही सेट होगा, आगे कैसे लेकर आ सकते हैं, अच्छा नहीं लगेगा, काफ़ी पुराना लुक है और सामने वाला काम भी छुप जाएगा। मेकअप आर्टिस्ट दुपट्टे का मुआयना करते बोली, नहीं, हम वही पुराना लुक करेंगे, फ्रॉक है तो सूट कर जाएगा। दुपट्टे के बॉर्डर्स को अच्छे से सेट करें ताकि जो काम छुप रहा है वो बॉर्डर्स की वजह से ज़्यादा फील ना हो, और आगे दुपट्टा सेट करके सर पर कर दें, लुक अच्छा लगेगा, थोड़ा सा पुराना टेस्ट भी आएगा। जहाँ बाकी सब नए तरीके से रेडी हैं वहाँ पर एक अलग छाप छोड़ेगा ये। वकार ने जल्दी से मसले का हल निकाल दिया। मेकअप आर्टिस्ट ने जल्दी से दुपट्टे को उसी तरह सेट किया जिससे वो वाकई अच्छा लगने लगा था। अब ठीक है, प्रॉब्लम हल हुई, आप जाकर फ़ोटो शूट करवाएं, 5 मिनट ही हैं बाकी। वकार ने टाइम देखते हुए कहा क्योंकि बाहर एक एक करके मॉडल्स जा रही थी। सब संभाल कर वकार अलीज़े की तरफ पलटा जो चेहरा झुकाए यकीनन रो रही थी। अलीज़े, रिलैक्स, सब ठीक हो गया ना, अब रोने का क्या मतलब। वकार हल्का सा उसकी तरफ झुककर उसका चेहरा ऊपर करते बोला, मेरी वजह से आज सब खराब हो जाता। वो नफ़ी में सर हिलाते बोली तो वकार ने गहरा सांस लिया। ऐसी सिचुएशन पर रोने या घबरा जाने से काम नहीं चलता। अपने दिमाग को रिलैक्स रखकर मसले का हल सोचना चाहिए। अगर खुद ब्लैंक हो जाओगे तो सब कैसे संभाल पाओगी। दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका हल ना हो, हम सब ठीक कर सकते हैं अगर अपने आप पर, उस सिचुएशन पर काबू रख कर सोचें। आई समझ मेरी झल्ली बेगम। वकार ने उसके आंसू अपने हाथों से साफ करते हुए नर्म लहजे में कहा और आखिर में हल्का सा मुस्कुराया। अलीज़े ने नम नज़रों से उसकी गहरी आंखों में देखा। 1 सेकंड से ज़्यादा उसे देखा ना गया, उसने नज़रें चुरा ली। मेरी बेगम का मेकअप अब फ्रेश कर दें, अभी थोड़ी देर में स्टेज पर भी जाना है। वकार ने अलीज़े की कलाई पकड़कर उसे खाली कुर्सी पर बिठाया और मेकअप आर्टिस्ट को बोला जो उनकी बात सुनकर मुस्कुराई। वो अलीज़े को देखता मुस्कुरा कर पलट कर चला गया। आप बहुत लकी हैं, लगता है सर आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। आजकल के ज़माने में सर जैसा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत मुश्किल है। एक गलती थी पर आपको एक लफ्ज़ नहीं बोला। मेकअप करने वाली लड़की उसका मेकअप दुरुस्त करते हुए बोले जा रही थी और अलीज़े उसकी बात सुनकर गहरी सोच में डूब रही थी। थोड़ी देर बाद जब सारी मॉडल्स ने रैंप वॉक कर ली तब डिज़ाइनर्स अलीज़े और कंपनी के ऑनर उस्मान को बुला लाए। वो दोनों सारी मॉडल्स के साथ चलते रैंप पर वॉक करने लगे। उस्मान ने माइक पकड़कर सबका शुक्रिया अदा किया। इसके बाद अलीज़े माइक पकड़कर बोल रही थी। वकार सामने खड़ा मुस्कुराकर उसे देख रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से इवेंट ख़त्म हुआ। आहिस्ता आहिस्ता सभी जाने लगे। माशाल्लाह, सब बहुत ही अच्छे से हो गया। सब ड्रेसेस बहुत खूबसूरत थे और जो आखिर में शो स्टॉपर ने पहना था वो तो कमाल का था। अशरफ साहब तालियां बजाते वकार, उस्मान और अलीज़े के पास आए। इतनी मेहनत जो की थी, शो तो अच्छा होना ही था, ये कलेक्शन कमाल करेगी। उस्मान मुस्कुरा कर बोला, वकार, ये सब तुम्हारे बगैर कभी मुमकिन ना होता। अगर तुम अपने डिज़ाइंस हमें ना देते और ख़ुद अपने अंडर ये सारे ड्रेसेस ना बनवाते तो ये सब नामुमकिन था। हशमत साहब ने वकार का कंधा थपथपाते हुए शुक्रिया अदा किया। उस्मान के चेहरे के जाविये बिगड़े। आगाजान कैसी बातें करते हैं, मेरा सब कुछ आप लोगों की वजह से ही तो है, तो इसमें शुक्रिया अदा करके फिर आप मुझे बाकी सब की तरह पराया समझ रहे हैं। वकार ने उनका हाथ चूमते हुए कहा। उसकी आखिरी बात अलीज़े और उस्मान के लिए थी। हमने तो हमेशा अपना ही समझा था, तुमने ही परायों से बदतर सलूक करके हमारे चेहरों पर तमाचा मारा था। उस्मान ने तंज भरे अंदाज में कहा। सभी चुप से हो गए। माज, चलो मेरे साथ, सबको पेमेंट करनी है, उस्मान कहता वहाँ से चला गया। अब्बा जान, चलें घर चलते हैं, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, बहुत देर से यहीं बैठे हैं आप। अशरफ साहब ने हशमत साहब को कहा जो वकार को देख रहे थे, जिसका चेहरा उतर सा गया था।
उन्हें उस वक्त अपने पोते की हालत देखकर दुख हुआ था। वो अशरफ साहब के साथ बाहर चले गए। वकार ने फिजा में गहरा सांस लिया। चाचू के केस में क्या प्लान बनाया? अलीज़े वकार को अपनी तरफ मुतवज्जो देखकर बोली। उसकी बात सुनकर वो चौंका और अपना माथा मसला। हाँ, बना लिया है प्लान, परसों जाऊंगा। वो अपना कोट उतार कर टाई की नोट को ढीला करते बोला। जाऊंगा का क्या मतलब? अकेले जाएंगे? अलीज़े उसके अकेले जाने पर फौरन बोली। तो क्या पूरी पलटन को साथ लेकर जाऊं? चाचू ठीक नहीं है, उन्हें लेकर जाना बेवकूफ़ी है। उनके बिहाफ पर मैं जाऊंगा। वकार पॉकेट से मोबाइल निकालते हुए बोला। तभी उसके मोबाइल पर मरियम बी की कॉल आ रही थी। हाँ, मरियम बी बोले। अलीज़े कुछ बोलने वाली थी कि उसको इशारे से चुप करवाते वकार ने कॉल रिसीव की। कब से बुखार है? अच्छा, तो कोई दवाई नहीं दी? मैं डॉक्टर को लेकर बस पहुंचता हूँ, आप परेशान मत हो। कॉल पर मरियम भी बता रही थी कि ज़ैनब को काफ़ी बुखार हो गया है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी। वो जल्दी से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा। अलीज़े भी उसके पीछे आई। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठा। अलीज़े को लगा शायद आयान की तबीयत ख़राब हो गई है। वो जल्दी से बाहर अपनी गाड़ी की तरफ। सुबह आयान की ज़िद पर वो उसे वकार के घर छोड़ आई थी। वो ज़ैनब के साथ खेलना चाहता था। नहीं, ज़ैनब को बुखार हो गया है। यहाँ की आबो हवा शायद सूट नहीं कर रही। काफ़ी दिन से पेट में भी दर्द बता रही थी। मैं ही लापरवाह बना रहा। वकार बहुत परेशान हो गया था। उसने अपने एक दोस्त जो कि डॉक्टर था उसे कॉल की और घर का एड्रेस दिया और खुद गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। रिलैक्स, वो ठीक हो जाएगी। अलीज़े ने उसे इतना परेशान कभी नहीं देखा था। गाड़ी चलाते हुए उसके हाथ भी कांप रहे थे। वो ज़ैनब को लेकर काफ़ी पॉसेसिव नज़र आ रहा था। थोड़ी ही देर में गाड़ी उसके घर के अंदर रुकी। डॉक्टर भी पहुंच चुका था। वकार भागता हुआ अंदर आया और उसके कमरे में ज़ैनब कमरे में बेड में बुखार में पड़ी तप रही थी और रो रही थी। आयान उसका हाथ पकड़े बैठा रो रहा था। मरियम भी ज़ैनब का सर दबा रही थी। अलीज़े आयान के पास गई। आयान अलीज़े को देखते ही उसके सीने से लगा।